दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रमानी इंस्टीट्यूट राजकोट में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं निबंध लेखन पर। आज का अलग टॉपिक होगा आपका, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित हम मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों ऑफलाइन क्लास में जैसा कि मैंने कराया था जलवायु परिवर्तन और भारत, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको मैंने क्लास में भी बताया था कि इसको हम लोग एग्रीकल्चर से जोड़ करके लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जलवायु परिवर्तन और भारत में कृषि, इस पर हम लोग इस बार बात करेंगे। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक कर चुके हैं दोस्तों, हमारा क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया, जलवायु परिवर्तन और भारत में कृषि हमारा टॉपिक होगा। परिवर्तन और कृषि, स्पेशली भारत में कृषि हम कर देते हैं थोड़ा सा और भी। क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये हमारा टॉपिक है आज का, और इस पर हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, और जिसमें आप लोग कंप्लीट जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है क्लाइमेट चेंज को अपने एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, लगातार आपको बताता रहा हूँ, जो लोग भी हमारी क्लास रेगुलर कर रहे हैं वो लोग जान रहे होंगे कि हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है ना। फ्रेमिंग में मैं यहाँ ज़्यादा समय ले लेता हूँ, आप जो है 5 से 10 मिनट वहाँ पर लेंगे एग्ज़ाम में। 5 से 10 मिनट आपको लेना है। यहाँ पर मैं 15 मिनट लेता हूँ, चूँकि आपको एक एक जो है उसके पॉइंट हमें समझाने होते हैं और उसके विभिन्न डायमेंशन को भी हमें देखना होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि पहला आपका काम है फ्रेमिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, और साथ ही जो है आप तथ्यों का रिवीजन करेंगे, फैक्ट्स कलेक्शन। इसी फ्रेमिंग के इर्द गिर्द आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। फ्रेमिंग के आसपास आप शुरू में ही अपने डेटा को इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी वर्ड लिमिट एक तो काउंट हो जाएगी। वर्ड लिमिट क्या है, ठीक है ना, कितना हमें लिखना है, और प्रत्येक टॉपिक पर आप जो है क्या कर सकते हैं, विभिन्न पेजेस आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि हम लगातार करते आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं रमानी क्लासेस में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आप सभी के निबंध की क्लासेस में, जो कि ऑफलाइन में भी आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन में भी आपके लगभग 2 निबंध आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। पहला जो निबंध है वो है आपका मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, लालच की नहीं। ये आपका पहला निबंध था। दूसरा निबंध हम देख चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG और भारत। इसमें जो है आपने कंप्लीट निबंध फ्रेम के साथ मैंने डिटेलिंग करा दी है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज फ्रेमिंग भी करेंगे, फ्रेमिंग के साथ साथ इसकी डिटेलिंग भी करेंगे। लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा, और इसमें जो है आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा। धैर्य से इसको देखेंगे तो एक बार क्लाइमेट चेंज से इशूज़ जो है आपको मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में आपको पूछते रहते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में जब हमें सीक्वेंसिंग करके, चाहे वो स्टेट PSC हो, आपका UPSC हो, इन सभी में आप जो है एक डिटेल एनालिसिस यानी कि 1000 से 1200 शब्दों को लिखने में असमर्थ होते हैं, उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम फ्रेमिंग करते हैं, जिसमें पहला फैक्ट हमारा रहता क्या है, पहला बिंदु हमारा हमेशा प्रस्तावना से रहता है। ठीक है ना। अब प्रस्तावना आप कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे ये आपके ऊपर है। मैं कुछ यहाँ पर फैक्ट और डिटेल आपको बता दे रहा हूँ।
कोशिश करिए कहानी, कविताओं, कोटेशन से स्टार्ट करें और जिसमें आप एक अच्छा ऐसा पुट दे पाएँ, एक इमोशनल पुट दे पाएँ, जिससे कि अब क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मैं आपको डरबन की एक कहानी बताता हूँ। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो, जहाँ पर जो है वाटर, जो ग्राउंड वाटर जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है ना, उसकी कहानी आप लिख सकते हैं, या आप ग्लेशियरों की कहानी लिख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जो समस्याएं आ रही हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद जो है आप देखते हैं कि वहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं और हम जो है इधर कूच कर रहे हैं पहाड़ों की तरफ। तो पहाड़ जो है वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम जब बैलगाड़ी से शुरुआत किए थे अपने ट्रांसपोर्टेशन की, और उसके बाद आज हम एरोप्लेन और विभिन्न जो पॉड सिस्टम है, या आप जो है मेट्रो, बुलेट ट्रेन आदि से हम चल रहे हैं, तो इनके द्वारा किया गया एमिशन जो है वो किस तरीके से क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो पहला जो है आप कहानी एक लिखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ कहानी के बाद के फैक्ट बताऊंगा। कहानी, कविता, आप जो है कोटेशन किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद के लगभग आधे पेज की कहानी आप अपनी बनाइए, जिसको बनाने का तरीका मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बता दिया है। किस तरीके से आप एनेक्डोट बनाएंगे, किस तरीके से कहानी बनाएंगे, किसी भी विषय से संबंधित जो है आप 10-20 कहानियाँ जो है आप अपने पास रेडीमेड रख लीजिए किसी व्यक्तित्व के बारे में। अब जैसे हम पीपल बाबा की एक कहानी सुन रहे हैं। पीपल बाबा जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हैं। तो आप कहानी जो है पीपल बाबा की कहानी लिख सकते हैं। पीपल बाबा का नाम क्या है मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने उनका एक पॉडकास्ट जो है सुना था किसी न्यूज़ चैनल पर, किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं, किसी चैनल पर मैंने सुना था, यूट्यूब चैनल पर। पीपल बाबा जो है दुनिया के ऐसे व्यक्तियों में से हैं जो उत्तराखंड के हैं, और उन्होंने लगभग 20 मिलियन जो है पीपल के पेड़ लगाए हैं पूरे भारत में। जो है घूम घूम के पूरे विश्व में अन्य जगह भी वो भ्रमण करते हैं, और उनका जो है लाइफस्टाइल, उनका जीवन जीने का तरीका कितना अद्भुत है कि आप सोच नहीं सकते। पीपल बाबा नाम कैसे पड़ा, उसकी बड़ी कहानी है। जब वो, उनकी कहानी में थोड़ी सी बता देता हूँ कि जो स्कूल में, जब वो स्कूलिंग में थे, तो उनकी टीचर थी कोई, उनके कहने पर उनसे मोटिवेट होकर उन्होंने क्या किया कि इन्वायरमेंट के बारे में सोचना शुरू किया। तो वो एक आर्मी कॉलोनी में रहते थे, उनके पिताजी आर्मी से संबंधित थे, ऑफिसर थे। उनकी दादी जो है उनको जो भी वो चीज़ें होती थी वो अपनी दादी से शेयर किया करते थे। तो वो बोलते थे कि मुझे जो है मेरी टीचर कहती हैं कि आप जो है सभी लोग ऐसा काम करो जो प्रकृति हमें एडॉप्ट करे, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने कहा कि दादी मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ। तो दादी ने उन्हें कहा कि आप जो है पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने को लेकर के उनके मन में उत्सुकता जगी और उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया। पेड़ लगाने पर उनके दोस्त और जो आसपास के लोग थे उनसे भी उनका कांटेक्ट हुआ कि भाई आप लोग पानी दोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन फिर भी वो लोग उतना इंटरेक्ट नहीं करते थे, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। फिर उन्होंने बोला कि अगर, उनकी दादी ने कहा कि अगर तुम्हें यही काम करना है तो तुम जो है पीपल महाराज का वृक्ष लगाओ। पीपल महाराज, पीपल बाबा या पीपल को हम एक अद्भुत दृष्टि से देखते हैं। हमारे अगर ग्रामीण परिवेश में अगर आप जाएंगे तो पीपल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है, और उसके पेड़ लगाने से लोग डरते हैं, पेड़ काटने से भी डरते हैं। उसका पेड़ कभी भी जब लगाया जाता है तो आप देखेंगे मंदिरों के पास लगाया जाएगा, कोई सामूहिक प्लेस पर लगाया जाएगा, और सामूहिक रूप से लगाया जाता है, क्योंकि पीपल को लोग जो है क्या मानते हैं, एक कुछ लोग उसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उसको मानते हैं कि इस पे भूत रहता है, इस पे ये है। वो बनाया गया है इस पर्पज़ से क्योंकि पीपल एकमात्र पेड़ है जो क्या करता है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और वो जो है एक अद्भुत पेड़ है। पीपल, पाकड़ और बरगद यानी वट वृक्ष जो है, ये आपके पास आसपास आप देखेंगे तो सैकड़ों 200-200 सालों से ये जो पड़े हुए हैं, और इनकी जो है ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता इतनी अधिक है
कि आप हजारों पेड़ एक तरफ कर दें अन्य पेड़ों को, और एक जो है पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ या पाकड़ का पेड़ जो होता है उन सबके बराबर होता है। पीपल उनमें भी पाकड़, बरगद और वटवृक्ष और इसमें पीपल, इन तीनों में पीपल सबसे ज़्यादा अद्भुत है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना है ये इस तरीके का काम तो तुम ऐसा करो जो लोग नहीं करते हों और हमारे प्रकृति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हो। तो वो धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ जो है केवल पीपल के ही वृक्ष, पीपल बाबा जो है, अब उनका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, पीपल बाबा के नाम से वो फेमस हो गए और धीरे धीरे करते करते पूरे, अभी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है और बहुत सारे लोग जो है उनको अब फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने 20 मिलियन, आप सोच सकते हो, पेड़ जो है पीपल के लगाए हैं और आज आप देखेंगे कि हम जो है प्रगति के पथ पर इतना आगे बढ़ गए हैं, जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जितने भी हाईवेज़ बन रहे हैं, उन हाईवेज़ को बनाने में लाखों पेड़ काटे जाते हैं। उन पेड़ों की भरपाई क्या हम कर पा रहे हैं? गवर्नमेंट करने के लिए आंकड़े दिखाती है कि हमने इतने पेड़ काटे और उसमें कितने पीपल, पाकड़, बरगद के पेड़ काटे, कितने जो है पुराने वृक्ष काटे। उनके नाम पे आप हज़ारों पेड़ लगा दो एक पेड़ के नाम पे, तो भी उनकी भरपाई वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनको बढ़ने में, उनको प्रॉपर तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। अगर आप कोई रोड ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हो तो पहले पेड़ों को लगाओ। पहले पेड़ों को 10 साल पहले की अगर आप योजना बना रहे हो, कहीं पे 10 साल बाद लगाना है आपको रोड बनाना है, तो उससे पहले 10 साल पहले अगर आप पीपल, पाकड़ आदि के पेड़ लगा देते हो, ऐसे पेड़ बहुत सारे हैं। और आप कौन सा पेड़ लगाते हो? ऐसे पेड़ जो है जो कि कुछ ही समय में तैयार होते हैं और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल होती है। और जैसे कि हमने बताया था, तो पीपल बाबा की एक कहानी लिख करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इमोशनल पुट दे सकते हैं, अपना भारतीय पुट दे सकते हैं, और इसके बाद जो है आप अपनी कहानी को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसकी फ्रेमिंग में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो पहला प्रस्तावना आपको पीपल बाबा के नाम पे लिखना है। उसके आगे का एक पेज जो है मैं आपको यहाँ बताऊँगा, चाहो तो वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता, इसलिए मैंने बताया कि आप जो है कुछ एनिक्टोड आदि जो है यूज़ करें। दूसरा जो है हम कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है। और इसमें कोशिश करिएगा कि जब हम प्रस्तावना लिखें तो उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित, चूँकि हमारा टॉपिक क्या है, जलवायु परिवर्तन और भारत में कृषि, तो वो कृषि के विभिन्न आयाम जो है आपके प्रस्तावना में आ जाए। फिर हम डिफाइन करेंगे जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन और कृषि में क्या संबंध है, ठीक है ना। ये छोटा ही होगा, एक पैरे में का। जलवायु परिवर्तन और में क्या संबंध है। यहाँ पर व्हाट इज क्लाइमेट चेंज आप लिख लीजिएगा। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ये हमारा टॉपिक होगा दूसरा। तीसरा होगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। चौथा जो हमारा बिंदु होगा, अब देखिए आपने दिखा दिया कि प्रस्तावना दे दी एक इमोशनल, उसके बाद आपने बता दिया कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज और कृषि में क्या संबंध है। अब क्लाइमेट चेंज का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन का
कृषि पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पांचवा जो हमारा बिंदु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अब देखिए हो गया इम्पैक्ट, अब इसके हम समाधान को भी देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि प्रभाव के बाद बात जो है, अब उल्टा भी इसको कर सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर का क्लाइमेट चेंज पर प्रभाव, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एग्रीकल्चर की वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है, बैड प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इनको वाइस वर्सा भी यहीं पर कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं, हालांकि उसको उतना फोर्स नहीं देना है। पांचवा जो है हमारा कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज। हालांकि इसके हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। मिटिगेट शब्द जो है सबसे अच्छा रहेगा, मिटिगेट। मिटिगेट जो है शब्द जो है, एफर्ट्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, ये शब्द जो है सबसे सटीक रहेगा। उसके बाद जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इसका ये सब पॉइंट है, और भारतीय प्रयास, इसको चाहे आप अलग अलग लिखें चाहे एक में ही लिखें, भारत द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, या इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स ठीक है ना। और नेशनल एफर्ट्स इसको कह सकते हैं, नेशनल या इंडियन एफर्ट्स। ये किया जा सकता है। पांचवा हो गया। छठा जो है हमारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के दौरान आने वाली चुनौतियां, ठीक है ना। परिवर्तन को कम करने के दौरान आने वाली चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां आएंगी। आप देख रहे हैं कि अगर हम देखा जाए तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ बकैती के रूप में ही ट्रीट किए जा रहे हैं। आप चाहे वो पृथ्वी सम्मेलन के वादे हों या पेरिस कन्वेंशन के वादे हों, उन सभी पर सिर्फ जो है फंड इकट्ठा करने, एक दूसरे पर दोषारोपण करने, यानी कि जो विकसित शक्तियां हैं वह सारा दोषारोपण जो है विकासशील राष्ट्रों को देती हैं। फंड की जो बात आती है तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मना कर देते हैं। कन्वेंशन और आदि में जो पार्टिसिपेशन होता है,
जो उन्होंने वादा किया था उसको छोड़ देते हैं। तो ये सारी समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो चैलेंजेस, टू मिटिगेट, मेरे ख्याल से मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। ये हम देखेंगे। 7वें नंबर पर हम कुछ सुझाव देंगे जो कि प्रैक्टिकल होंगे, कुछ व्यवहारिक सुझाव। जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ जो है ना, एक पैरा या हो सके तो एक पेज, अगर आपके पास कई सुझाव हैं जो आप अपने आगे जीवन में महसूस करते हो और अपने आसपास देखते हो, जिसमें आपका निबंध जो है आपकी तरह जो है क्या करेगा, सुझाव देने का प्रयास करेगा। कुछ इंटरनेशनल नेशनल रिपोर्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशन हैं, उनकी बातें आपको याद आ रही हैं, तो उसको अपनी भाषा में बदल करके आप भी लिख सकते हैं। उन रिपोर्ट्स के मादे जो है, देखिए सारी रिपोर्ट्स तो सब लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, उन रिपोर्ट्स के कुछ जो है सजेशंस आप अपना बना करके लिख सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो व्यवहारिक सुझाव आप जरूर देंगे। हवाई बातें तो सभी लोग करते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल सजेशंस जो है वो आप ज़रूर देंगे। इसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है जब भी आप निबंध लिखेंगे, और 4-5 निबंध लिख करके जब आप चेक कराएंगे कॉपी, और उसमें आप खुद अपनी कुछ चेक कराने के बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, 10 दिन 15 दिन बाद जब अपनी खुद की कॉपी आप चेक करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपके क्या क्या समस्याएं अभी भी हैं लेखनी में, जो कि हमारे सर ने आपको, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक करता हूं, तो अभी आप जो लोग भी ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनकी कॉपी जो है मैंने चेक की है, तो उसमें जो है मैंने बताया है कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो लगातार जब 3-4-5 कॉपी आप चेक कराएंगे तो आपको खुद आभास होने लगेगा कि हमारे लेखनी में ये समस्या है, इसका अगर हम सुधार कर लेते हैं। और सबकी लेखनी में, जब तक मैं देखता हूँ कि जो लोग नए लेखक होते हैं, जो नई तैयारी शुरू करते हैं, उनकी लेखनी में ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल मिसिंग रहता है। इसको आप ज़रूर फोकस किया करें, ठीक है ना। अब 8वें नंबर पर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन दे देंगे, निष्कर्ष। क्लियर है? कंक्लूजन यहाँ पर क्लियर है ना। अब जो है हम पेज डिसाइड करेंगे कि किस पर जो है कितना समय जो है आप दोगे, और इसको जो है गांठ बांध करके आपको रख लेना है। फ्रेमिंग बनाने का, फ्रेम करने का हमारा मेन मोटो यही होता है, ठीक है ना। तो इसको हम 2 पेज दे देते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन, इसको 1 पेज, इसको 1 पेज, ठीक है ना। इसको आप 2 पेज कर सकते हो। ये दोनों मिला करके 1 पेज आप करेंगे, ठीक है। इसको 1 पेज कर सकते हैं, और यहाँ 2 पेज। अब आप जो है टोटल काउंट कर लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप जो है एटलीस्ट 10 पेज हम लोग लिखते हैं, तो इसको भी आप 2 पेज कर सकते हो, ठीक है ना। 2 3 5 तो 7 7 8 9 10 11 पेज आप जो है आप लिख सकते हैं आसानी से। और इसको आप कम अधिक अपने कंटेंट के अनुसार, आपको कितने फैक्ट याद हैं, किस पोर्शन को आप जो थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, किसी को थोड़ा कम कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक कहानी तो देनी ही है, ठीक है ना। फिर कुछ कोटेशन जो है कहानी के बाद भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ, इस कहानी को आप जो है चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। और
चाहे तो कहानी के बाद लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं या कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपनी कहानी, बहुत सारे लोगों को अपनी कहानी बनाने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं और किसी नहीं बता रहे हैं तो आप जो है क्या करिए, भारत के जो विभिन्न पर्यावरणविद हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जो है एग्रीकल्चर से संबंधित रहे हैं, या आप जो है देखेंगे बहुगुणा जी के बारे में लिख सकते हैं आप, और भी बहुत सारे हमारे जो पर्यावरणविद हैं उनके कहानी के लेकर के आप लिख सकते हैं। अभी वर्तमान में मैंने पीपल बाबा की कहानी बताई है, उनके बारे में भी आप बता करके कहानी लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोटेशन है कि सब प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु इंतजार परंतु कृषि नहीं। अब इस कोटेशन का अर्थ आप कई मायनों में लगा सकते हैं। बदलते जलवायु परिवर्तन, ये लिख करके कोटेशन कहेंगे कि बदलते जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों में आज कृषि को एक अनुकूल जलवायु का भी इंतजार करना पड़ता है। अभी मानसून चल रहा है, जुलाई का पहला सप्ताह है और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पर बाढ़ आ चुकी है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भारत के क्षेत्र हैं, जैसे खास करके असम, बिहार के कुछ क्षेत्र आप देखेंगे वहाँ जो है बाढ़ आ चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इतना उफान पर रहती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक तक आप देखेंगे तो उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां पर, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वहां पर सूखे की स्थिति आ जाती है अक्सर। बहुत पूर्वांचल का क्षेत्र है, वहाँ कई बार सूखे की स्थिति आ जाती है। आप देखेंगे विदर्भ का क्षेत्र है, सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप सूखे की स्थिति अक्सर देखा करते हैं। और यहाँ पर वर्षा होकर भी नहीं होती है, जिसी के लिए क्या कोटेशन बोला गया है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक है ना। जब कृषि जो है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज, धान की फसलें जहाँ पर भी रोपी गई होंगी उनके लिए नित्य प्रतिदिन बारिश होना या बारिश अच्छी खासी होना, जिससे पानी लॉगिंग जो है वो खेतों में हो सके, वाटर लॉगिंग जो जमा हो सके, जिससे कि रोपाई और निराई गुड़ाई जो इनका जो काम होता है, पहले खेतों को तैयार करना, वो पानी के लेव में ही तैयार किया जाता है। उसके बाद तो सब कुछ इंतजार कर सकता है परंतु कृषि नहीं। और भारत में आप सभी को पता है कि 60% एग्रीकल्चर जो है वो मानसून बेस्ड है। जब मानसून अच्छा होता है तो भारत में कृषि जो है वो अच्छी होती है, जिससे कि हमारे किसान भाई जो है वो अच्छा उत्पादन करते हैं और पूरे भारत के लिए खुशहाली का समय रहता है। और वहीं अगर बारिश अच्छी नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, एवरेज बारिश होती है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में सूखा की स्थिति देखी जाती है और क्रॉप प्रोडक्शन, स्पेशली जो राइस प्रोडक्शन है, वो बिल्कुल गिर जाता है। तो बदलते जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों में बदलते जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों में, ये चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे आपसे ये कहना है कि आप जो है परिस्थितियों में आज कृषि को भी मानसून का इंतजार करना पड़ता है या जलवायु का इंतजार करना पड़ता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप लिखेंगे तो मानसून लिख सकते हैं।
पूरा निबंध मैं लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आपको पूरा एक एक चीज़ समझाना, फ्रेमिंग करना। अभी देखिए फ्रेमिंग करते ही हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट हमारा निकल चुका है। तो इसलिए मैं पूरी निबंध तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं जिसको आप पैरा में लिखेंगे। मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप जो है प्रियम्बल में इसके प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें लिख सकें। जैसे भारत में किसान कई पीढ़ियों से, भारत में कई पीढ़ियों से कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, बरसात पर निर्भर हैं। भारत में जो है कई किसान जो है कई पीढ़ियों से हम देखते हैं कि वो बरसात पर ही निर्भर है। दूसरी स्थिति आप देखेंगे कि इसको आप डेटा में भी लगभग 60% के आसपास जो है आप लिख सकते हैं कि जो 60% के आसपास जो है हमारा एग्रीकल्चर है अभी भी मानसून बेस्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेटा भी आप लगभग 50 से 60% एग्रीकल्चर जो है हमारा अभी भी क्या है, मानसून बेस्ड है। तो ये पहला फैक्ट हो गया। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि मौसमी घटनाओं ने उनकी कमर तोड़ दी है। इन किसानों की मौसमी घटनाएं, इसको चरम घटनाएं कह सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, वर्षा, सूखा आदि जो है वो क्या करता है, ये हमें जो है प्रभावित करता है। ज़्यादा बारिश हो गई यानी कि बाढ़ आ गई, तो ये जो हैं आपके मौसमी बरसात पर भी निर्भर होते हैं। मौसमी चरम घटनाओं ने उनकी कमर तोड़ दी है। ठीक है ना। कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ना का अर्थ क्या है कि उनका जो पूरा पूंजी होती है वो बेचारे क्या करते हैं, किसान जो है वो अपने एग्रीकल्चर में झोंक देते हैं। वर्षा हो गई ज़्यादा यानी कि बाढ़ आ गई तो पूरी फसल डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है। या वर्षा नहीं हुई तो क्या होता है, अब जो पिछली कुछ वर्षों की हम घटनाएं देखें, पिछले कुछ वर्षों से यह घटनाएं और बढ़ गई हैं। ठीक है ना। जिसका प्रमुख कारण क्या दिखता है आपको, जलवायु परिवर्तन दिखता है। आज देश में हम फिर अब समस्याओं पर आने लगेंगे। ठीक है ना। ये हमने शुरुआत कर दी एक कहानी से, फिर एक कोटेशन डाल के हम एग्रीकल्चर से उसको थोड़ा कोरिलेट करेंगे। भारत में किसान जो है वह, उसकी समस्या क्या है मेन, वो टोटल क्या है, टोटली डिपेंडेंट है मॉनसून पे। मॉनसून ने क्या किया है पिछले कुछ समय में, हम देखें टोटली डिपेंडेंसी जो है 50 से 60% किसान आज भी जो है वो क्या है, इससे जो है समस्याएं क्या हुई हैं। तो आज देश में क्या है, नियमित बाढ़ है। ठीक है ना। इसी में अभी हमारी प्रस्तावना ही चल रही है। नियमित बाढ़। ठीक है ना। अब नियमित बाढ़ जैसे ही लिखें आप, इसके लिए क्या कर दें, कुछ शब्द हैं जिसकी, जैसे कि कहाँ कहाँ बाढ़ आती है। ठीक है ना। असम, असम में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बिहार,
पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, यूपी के पूर्वांचल के क्षेत्र में, और भी ऐसे क्षेत्र हैं। शहरी बाढ़ तो मान लीजिए वो अलग कंडीशन है, लेकिन ये जो है नियमित बाढ़ यहाँ आती है, ठीक है ना। सूखा, अब सूखा के लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ सूखा पड़ता है, जैसे बुंदेलखंड, विदर्भ, सौराष्ट्र या अन्य क्षेत्र जो आप और भी देख लेंगे, तो आज देश में नियमित बाढ़, सूखा, हाँ, चक्रवात, ये सभी आने लगे हैं, ठीक है ना। इसको बाढ़, सूखा एवं प्राकृतिक आपदाएं, अब ये सभी आ जाएंगी इसमें, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है ना, ये आना अब क्या हो गया है, कॉमन हो गया है, ठीक है ना। नियमित बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं में और क्या है, ओलावृष्टि, ठीक है ना, ओलावृष्टि, भूस्खलन। भूस्खलन से उतना कृषि पे प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे प्रभाव पड़ता है और ये समस्याएं, तो भूस्खलन भी आप लिख सकते हैं। ओलावृष्टि हो गई, चक्रवात हो गए, हाँ, और भी अन्य समस्याएं हैं जो इसके द्वारा पड़ती हैं, ठीक है ना। नदियों का सूखना आदि जो है इसी के इम्पैक्ट के रूप में हम देखते हैं। तो अब जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों में हम देखते हैं कि भारत आज आ चुका है। भारत आज जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित देशों में आ चुका है। सर्वाधिक में से एक, ठीक है ना। भारत आज जो है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। उसके बाद हम कहेंगे क्या कि हमें जो है अपने संसाधनों का, जो इस जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने संसाधनों का न्याय संगत प्रयोग करना होगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, और अपने पारंपरिक ज्ञान को, ठीक है ना, अपने संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, जस्टिसिएबल यूज, और पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारा क्या क्या है का उपयोग करना होगा। जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को हम रोक सके। तो हम पहले क्या करते थे, हम पृथ्वी की पूजा करते थे, हम पेड़ों की पूजा करते थे, हम जो है हमारा पारंपरिक ज्ञान क्या कहता है कि नदियों का बचाव करो, ठीक है ना, ग्लेशियर्स आदि को हम अपनी देवी देवताओं से जोड़ करके पर्वतों को देवी देवताओं, पर्वतों की पूजा करते थे। तो इस वजह से माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, माता भूमि, एक कोटेशन है संस्कृत की, माता भूमि पुत्रोहम, क्या है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या,
पृथिव्या, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, ठीक है ना। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। और मैं उसका पुत्र हूं। इस नज़रिए से जब हम देखेंगे तो जो सॉइल से संबंधित समस्याएं हैं, जो पृथ्वी से संबंधित समस्याएं हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो ये आपकी एक इम्पैक्टफुल जो है शुरुआत हो सकती है अपने निबंध की। अब ये जो कोटेशन है, ये किसका कोटेशन है? इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी का ये कोटेशन है। इसको आपके प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का ये कोटेशन है और इसके आधार पर हम एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट हो चुका प्रस्तावना। सबसे अधिक समय जो है आपको किस पे देना है? प्रस्तावना और निष्कर्ष पर देना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जिसके लिए हमेशा मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपके पास बहुत सारा समय है, आप उसको जो है निर्धारित करें कि कैसे आपको कितना यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। दूसरा हमारा बिंदु क्या है? जलवायु परिवर्तन क्या है। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार मेरी क्लास में होंगे और जिनको ये दिख रहा होगा कि मैं कैसे क्यों हेडिंग में डाल रहा हूँ, किस तरीके से हेडिंग डालकर लिख रहा हूँ। तो इसके लिए एक पूरी श्रृंखला है इसकी निबंध की, ठीक है ना, जिसमें पहला पार्ट जो है आपको डाला गया है यूट्यूब चैनल पर और उसकी डेली जो है क्लासेज आपको मिल रही होंगी। और जो कि जो लोग पेड बैच के हैं उन्हीं को ही ज़्यादातर क्लासेस दी जा रही हैं। तो उसमें आपको पूरा बताया गया है कि ये हमारे पढ़ाने और आपको याद करने में आसानी होगी, इस वजह से मैं इस फ्रेम में बता रहा हूँ। नहीं तो निबंध आपको हमेशा कैसे लिखना है? फ्रेम में, पैराग्राफ्स में लिखने हैं, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हम चार्ट ग्राफ आदि का उपयोग कर सकते हैं, हेडिंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो रेयर है, ठीक है ना। आपको पूरा निबंध आपको पैराग्राफ्स में लिखने हैं, ठीक है ना। अब जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन क्या है कि हमारी जो क्लाइमेट है वह सदियों से जो थोड़े थोड़े परिवर्तन हैं उनको अब जो है महसूस किया जा रहा है। यानी कि जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? दशकों या सदियों या उससे अधिक समय में होने वाले जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य ये एक सिंपल परिभाषा ज़रूर आप लिखेंगे। यूनाइटेड नेशन की क्या परिभाषा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तात्पर्य दशकों या सदियों या उससे अधिक, दशकों सदियों या उससे अधिक समय में जलवायु में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन है, ठीक है ना। दीर्घकालिक परिवर्तन है। आप ये सोच सकते हो कि एक परिभाषा ऐसी है, यह मुख्य रूप से क्यों होती है इसके बारे में भी आप बताएंगे।
इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों के द्वारा उत्सर्जित होने वाली जो गैसें हैं, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये जो है जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस भी इसमें आ जाती है, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस भी, इसको नेचुरल गैस भी इसमें लिख लीजिएगा। ये भी इसमें आएगा, ठीक है ना। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है, इनको जलने से जो ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट होता है, को जलाने के कारण वातावरण में जलाने के कारण वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसों, तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है ना। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, आप सभी को मैंने बताया था कि जब वातावरण में हम बहुत सारा देखे हैं ग्रीन हाउस, जो कि जैसे आप महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर खेती होती है, खेती के लिए ग्रीन कलर की जो है आपको घेरा आपको दिखेगा, एक घर की तरह जो है घेरा बना करके उसमें सब्जी की खेती, अंगूर की खेती या अन्य सभी उसकी फलों की, सब्जियों की खेती की जाती है। उसके द्वारा जो है ये ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, तो अब ग्रीन हाउस जब बन गया, आप एक छोटा सा उदाहरण सब्जी का ग्रीन हाउस अगर बनाए हैं, तो उसमें ये आती हैं शॉर्ट वेव में और जाती हैं जो लॉन्ग वेव में, उसके कारण जो है ये पृथ्वी का जो होता है ये ग्रीन हाउस जो पृथ्वी का बना होता है, वो क्या करता है, उनको लॉन्ग वेव को क्या करता है, वहीं पर स्टोर करने लगता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन क्या कहता है कि यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन को तापमान और मौसम के परिवर्तन पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव के रूप में क्या करता है। वहीं यूनाइटेड नेशन यूएनओ के द्वारा क्या कहा गया है कि किसी मौसम और जलवायु और मौसम के जलवायु और मौसम के दीर्घकालिक बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि लॉन्ग टर्म जो चेंजेस आते हैं आपके, अब ये बदलाव जो है ये बदलाव जो है आपको आभास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसके मानक को लेकर के माना गया है कि 1800 ईस्वी में
विश्व के तापमान में वृद्धि देखी गई है। और वहीं से ये जो 1800 का सन है, यही एक चालक के रूप में कार्य कर रहा है। अब माना जा रहा है कि वर्तमान में विश्व का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, बढ़ चुका है, जिससे कि बहुत सारे समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। इसका मुख्य कारण जो है, यूनाइटेड नेशन ने भी क्या बताया है कि इसका मुख्य कारण जो है जीवाश्म ईंधन ही है, फॉसिल फ्यूल। मेन रीजन में क्या हम लिखेंगे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल्स में यही सारी चीज़ें आती हैं जो हमने आपको पहले बताया था। कोयला, डीजल, पेट्रोलियम गैसेस जो है, नेचुरल गैसेस हैं, इनके द्वारा जो है केरोसिन आदि से आया है। अब ये क्या करता है, जैसे ये जो जब गैसेस आती हैं, मान लीजिए कि ये सनरेज है, ये हमारा सन है, ठीक है ना, सूर्य, ठीक है ना। अब यहाँ से जो किरणें निकलेंगी और पृथ्वी पर आएंगी, ये हम मान लेते हैं पृथ्वी, ठीक है ना। अब थोड़ा दूर है इसलिए छोटा हमने बना दिया, हालांकि सूर्य बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब पृथ्वी पर जब ये आती हैं तो शॉर्ट वेव में आती हैं, ठीक है ना। ये किस पे आती हैं, शॉर्ट वेव में। शॉर्ट वेव्स में यानी कि छोटी तरंगे होती हैं, ठीक है ना। जब पृथ्वी पर टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन होता है इनका, जब ये पृथ्वी से टकरा करके वापस जाती हैं तो ये जो है लॉन्ग वेव में हो जाती है, ठीक है ना, लॉन्ग वेव में। उसी समय जो ये इनका एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बनता है, जिसको हम बोलते हैं, तो इनको ट्रैप कर लेता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी के तापमान को, जो हमारा सोलर बजट, जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, आप सोलर बजट पढ़ते होंगे, तो ये ग्रीन हाउस लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये क्या कर रहा है, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस का जो है, हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है रेशियो बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है रेशियो इसका बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या करता है, ये जो दूसरा हिस्सा हमने दिखाया, ये जो है परत एक कंबल की तरह काम करता है। और जैसे हम गर्मियों में कंबल ओढ़ते हैं ना, कंबल क्यों ओढ़ते हैं, और इसीलिए दोहरा कंबल अगर कर लें तो, ठंडियों में हम लोग कंबल ओढ़ते हैं जिससे कि हमारी जो शरीर की गर्मी है वो बाहर ना जाना पाए, ठीक है ना। तो ये जो है एक कंबल की तरह कार्य करता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान जो है लगातार, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इससे जो है पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से गैसेस हैं, तो ये मीथेन गैस है, CFC है, HCFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफॉर्बन, HCFC, ठीक है ना, एटसेट्रा। जो उत्पादित कहाँ से होती हैं, वह इन्हीं गैसेस से आती हैं। ये जो जितने भी हम यूज़ करते हैं ना,
खास करके फॉसिल फ्यूल और एसी आदि जो है हम यूज़ करते हैं, उसके कारण जो है ये। चलिए, तो अब जो है हम आते हैं, देखते हैं। ये हमारा हो गया पहला बिंदु। हमने देखा था कि प्रस्तावना में जब हम बात करेंगे तो हमने पहला बिंदु क्या देखा था, प्रस्तावना। उसके बाद जलवायु परिवर्तन क्या है हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और कृषि में क्या संबंध है। ये टोटल हो सकता है कि क्लास जो है आपकी 2 घंटे की हो जाए, तो उसको मैं पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। और इससे हम आते हैं तीसरे वाले बिंदु पे। पहला कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद की जो टॉपिक होंगे वो हम हो सकता है कि थोड़ी देर बाद, यानी कि इसके दूसरे पार्ट में हम कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, कि जलवायु परिवर्तन और कृषि में संबंध, तीसरा बिंदु है हमारा। रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज, और इसको हम पॉइंट में ही लिखेंगे, आप पैराग्राफ्स में इसको, चेंज एंड एग्रीकल्चर। क्लियर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो है वो क्या करता है, प्रभावित करता है कृषि को। अब जलवायु परिवर्तन और दो जो है ना कृषि, एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन और कृषि एक दूसरे से जुड़े हैं। अब ये अभिन्नता क्या है, तो ये अभिन्नता क्या है कि जैसे फसल पैदावार क्यों, उसके लिए कारण है फसल की पैदावार, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, जैव विविधता, जो बड़े बड़े फैक्टर हैं, जैव विविधता हो गया, मृदा की उपजाऊ क्षमता, ये सभी जो है हमारे जलवायु परिवर्तन से सीधे प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन से सीधे प्रभावित होते हैं। तो इसका आप दूसरा रूप देख लिए। तीसरे की अगर हम बात करें, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वर्षा, लू, सूखा, बाढ़ जैसी अन्य घटनाओं में तीव्रता आई है। वर्षा, सूखा, लू, बाढ़ आदि, इसको हम चरम घटनाओं में, आदि घटनाओं में तीव्रता आई है।
क्लियर है? तो रिलेशन आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? अगर हम उदाहरण जो है इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देने का प्रयास करें तो इससे क्या होता है कि जो जलवायु का फैक्टर है उससे कभी कभी जो है ना कुछ फसलें बहुत प्रभावित होती हैं। तो तात्कालिक रूप में हम देखेंगे, इसको आप चाहे अपनी भाषा में चाहे जैसे भी लिखें, तात्कालिक रूप में आप देखेंगे जैसे टमाटर के दामों में वृद्धि, वर्षा के मौसम में आप देखेंगे सब्जियों के दाम में वृद्धि, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जलवायु परिवर्तन के ही कारण जो है सब्जियां और ये है दाल के दाम में वृद्धि, कभी कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है। इसी कारण जो है एसडीजी गोल्स रखे गए हैं यूएनओ द्वारा। एसडीजी हमने पढ़ाया था, 17 एसडीजी हैं जिसमें आपका 13 गोल नंबर 13 जो है ये क्लाइमेट एक्शन पर फोकस करता है। क्लाइमेट एक्शन पर फोकस करता है। तो इस पर हम लोग 3 बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। आगे जो है हम अगली वीडियो में बात करेंगे बाकी के बिंदुओं को और निष्कर्ष कैसे लिखना है उस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो ये आपकी रही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसका दूसरा पार्ट जो है हम ज़रूर आपको अभी आज के ही दिन जो है आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैं धनंजय सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।